Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी आज की क्लास है फैक्टर प्राइसिंग की सेकंड क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज की क्लास में पढ़ेंगे वेज डिटर्मिनेशन। इट मीन्स लेबर मार्केट में वेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास का सब टॉपिक्स हैं। पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, इसका क्या मतलब है, इसकी कंडीशंस होती है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, वो कैसे डिराइव होता है। फिर हम देखेंगे वेज कैसे डिटरमाइन होता है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के केस में। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर डिमांड, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फॉर्मूला है। देन क्लास के अंत में हम पढ़ेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ वेज, एंड क्लास को हम खत्म करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फैक्टर डिमांड आपकी ड्राइव डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड किया जाता है नॉट फॉर अ डायरेक्ट कंजम्पशन बट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई वांट्स। इट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके चार प्रकार के होते हैं, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपकी ड्राइव डिमांड है। क्यों? क्योंकि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड किया जाता है नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज which satisfy the human wants. So it means factor demands are derived demand, not a direct demanded. इस वजह से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना अपना योगदान दिया है। सो फैक्टर प्राइस डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टू द प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन में लेबर का कितना योगदान है, या फिर कहें कि किसी गुड को प्रोड्यूस करने में लेबर ने कितना अपना योगदान दिया, कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसी को ध्यान रखकर लेबर को वेज पे की जाएगी। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम बात कहता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि लेबर को उतना पेमेंट किया जाए जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन के अंदर। इसी प्रकार बाकी दूसरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी पेमेंट उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलना चाहिए। सो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उतना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा गुड्स प्रोड्यूस करने में। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उतना ज़्यादा उसकी VMPL होगी। VMP होगा हायर वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट, और जितना ज़्यादा VMP होगा उतना ज़्यादा उसका फैक्टर का प्राइस होगा। ये पूरा सीक्वेंस चलता है इस प्रकार। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई कि फैक्टर और प्रोडक्शन को कितना पेमेंट मिलना चाहिए वो डिपेंड करता है उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के अंदर। इट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी कितनी है उस पर निर्भर करता है कि फैक्टर को कितना पेमेंट किया जाएगा। या फिर सिंपल टर्म्स में अगर लेबर का एग्जांपल लेकर चलूँ तो लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है या फिर लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो डिसाइड करेगा कि लेबर को कितना वेज मिलना चाहिए। तो इसी के कंटेक्स में, प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स में हमारे दो की एस्पेक्ट्स है। पहला आपका MRP जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, दूसरा आपका VMP जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये दोनों कंसेप्ट आप लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं ये दोनों चीज़ें है क्या। MRP विच स्टैंड फॉर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ये कहता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर इंप्लॉय करने से फर्म के द्वारा उस फर्म का जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं MRP। एग्जाम्पल तौर पे 5 लेबर मिलके गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म के अंदर, उससे रेवेन्यू फर्म का जनरेट हो रहा है 100 रुपीज़ का। अगर 6 लेबर आता है एक फर्म के अंदर, 6 लेबर आने से एडिशनल गुड्स प्रोड्यूस हुए जिसको सेल करने से फर्म की रेवेन्यू जो है 120 हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा जब 5 लेबर यूज़ हो रहे थे तब रेवेन्यू फर्म का था 100 रुपये। जब 6 लेबर आया, एक एडिशनल लेबर आया, फर्म का रेवेन्यू बढ़ गया 100 से 120। तो यहाँ पे 6 लेबर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितनी हुई 20। इट मीन्स छठे लेबर आने से प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फर्म का रेवेन्यू 20 रुपये से बढ़ गया। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है MRP इट इज इक्वल टू MP इंटू MR। MP यहाँ पर मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट और MR का मतलब है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। इसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज VMP। ये कहता है, VMP का मतलब होता है कि एक एडिशनल फैक्टर इंप्लॉय करने से, यूज़ करने से प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस वैल्यू की जितनी वैल्यू की आउटपुट जनरेट हुई है उसको हम बोलते हैं VMP। ध्यान दीजिएगा, MRP का मतलब है
एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉय करने से जो एडिशनल रेवेन्यू फर्म को मिल रहा है वो आपका एमआरपी है। और वीएमपी का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉय करने से या यूज़ करने से फर्म की जो आउटपुट एडिशनल प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वीएमपी। तो वीएमपी यहाँ पे फॉर्मूला है, वीएमपी आपका होता है वीएमपी इज इक्वल टू एमपी इनटू प्राइस। ये आपका फॉर्मूला है वीएमपी का। सिंस प्राइस इक्वल टू आपका एवरेज वैल्यू होता है तो यह फॉर्मूला आपका बन जाएगा वीएमपी इज इक्वल टू एमपी इंटू AR। तो आपके दो फॉर्मूले हैं वीएमपी के। अब हम देखते हैं अलग अलग मार्केट सिनेरियो केस में वीएमपी और एमआरपी कैसे डिराइव किया जाता है। पहला केस आपका है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन केस में आपको पता है कि P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन केस में जो प्राइस जो होता है वो फिक्स रहता है, जो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है और हर फर्म को उसी प्राइस पर ऑपरेट करना पड़ता है। इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन केस में प्राइस होता है इक्वल टू होता है AR इक्वल टू MR। सिंस यहाँ पे प्राइस इक्वल टू MR है, इसी वजह से यहाँ पे आपका MRP इक्वल टू VMP देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन केस में। MRP क्या होता है आपका? MRP आपका होता है MP इंटू MR और VMP क्या होता है? वो आपका होता है MP इंटू प्राइस। सिंस प्राइस और MR आपके दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन केस में MRP इक्वल टू VMP देखने को मिलता है। ये आपका केस था परफेक्ट कंपटीशन का। वहीं दूसरी तरफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, फॉर एग्जांपल मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन केस में आपका प्राइस जो होता है वो ग्रेटर होता है MR। अगर आपको ग्राफिकली याद हो, ये आपका डिमांड कर्व है डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका MR कर्व है जिसका स्लोप ट्वाइस होता है डिमांड कर्व के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो हमेशा MR से ज़्यादा है। सिंस प्राइस आपका MR से ज़्यादा है तो इस केस में VMP जो होगा वो भी MRP से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि VMP आपका होता है MP इंटू प्राइस एंड MRP आपका होता है MP इंटू MR। सिंस प्राइस आपका MR से ज़्यादा है, इस वजह से आपका VMP जो होगा वो MRP से ज़्यादा होगा इस केस में। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें निकल के सामने आई। पहली चीज़ तो ये कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में MRP इक्वल टू VMP होगा एंड इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका VMP जो होगा वो MRP से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। इसका मतलब ये है कि एक फर्म किसी फैक्टर प्रोडक्शन का कितना यूनिट यूज़ करेगा जिससे उस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए फर्म। तो एक फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फैक्टर वो होगा जो उस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके देगा। लेबर के एग्जांपल के तौर पर एक लेबर की कितने यूनिट्स फर्म को एम्प्लॉय करनी चाहिए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वो यूनिट ऑफ लेबर आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर ऑफ ए फर्म। इसको निकालने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर आपको चाहिए फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, आपको दो मार्केट कंसिडर करनी पड़ती है। पहली मार्केट आपकी फैक्टर मार्केट है, दूसरी मार्केट आपकी प्रोडक्ट मार्केट है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था प्रोडक्ट मार्केट केस में देखा था कि फर्म अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है वो आउटपुट लेवल निकाल के जिससे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स उस केस में सिर्फ फर्म एक ही मार्केट कंसिडर करती थी, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट, या तो फिर कहे कि वो मार्केट जिसमें गुड्स और सर्विसेज सेल आउट हो रही है। लेकिन इस केस में फैक्टर मार्केट केस में टू फाइंड द लेवल ऑफ इक्वल लेवल ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन यू हैव टू कंसिडर टू मार्केट्स विच इज फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ आएगा। फैक्टर मार्केट का मतलब क्या होता है? फैक्टर मार्केट का मतलब वैसा मार्केट जहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं जैसे लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो उनका ट्रांजेक्शन होता है या फिर क्या है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। इस मार्केट में फर्म्स जो होती है वो बायर्स होती है इनपुट्स की, और जो हाउस होल्ड होते हैं वो सेलर्स होते हैं इनपुट्स के। तो बेसिकली फैक्टर मार्केट के अंदर फर्म्स जो है वह जो बायर एक्ट करती है वो फैक्टर प्रोडक्शन बाय करती है फ्रॉम द हाउस होल्ड वो सप्लाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। ऑन द अदर हैंड वी हैव प्रोडक्ट मार्केट। वो मार्केट है जिस मार्केट में फाइनल गुड्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं। इस मार्केट में फर्म्स आपके सेलर होते हैं आउटपुट के और हाउस होल्ड आपके बायर होते हैं आपके द्वारा बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज के।
तो ये दो मार्केट आपको कंसिडर करके चलनी पड़ती है टू फाइंड द इक्वल लेवल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द केस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि फैक्टर मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बाय और सेलिंग हो रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से खरीदा गया फैक्टर मार्केट से फर्म्स के द्वारा, वो आपका गया फर्म के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने फर्म्स के अंदर जाके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, फिर उस गुड्स और सर्विसेज को फर्म्स ने सेल आउट कर दिया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, और उससे फर्म्स को रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो मार्केट का रोल है गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने के लिए। तो फर्म जो फैक्टर प्रोडक्शन बाय कर रहा है, लेट्स से लेबर, तो लेबर बाय कर रहा है फैक्टर मार्केट से। फैक्टर मार्केट से लेबर आया, उस लेबर ने जो गुड्स बनाया वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। तो प्रोडक्ट मार्केट से वो अपना गुड्स सेल कर रहा है मार्केट में। तो फैक्टर मार्केट में फर्म को लेबर खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट कहाँ जा रही है? वो जा रही है फैक्टर मार्केट के अंदर। उसके बाद फर्म जो गुड्स बनवा रही है लेबर से, वो गुड्स बेच रही है प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। तो फर्म के पास रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है प्रोडक्ट मार्केट से आ रहा है। रिवेन्यू आ रहा है प्रोडक्ट मार्केट से, और पैसा पे किया जा रहा है फैक्टर मार्केट के अंदर फर्म्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो होता है वो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। रिवेन्यू आपकी आ रही है प्रोडक्ट मार्केट से, कॉस्ट आपका देना पड़ रहा है फैक्टर मार्केट के अंदर। तो इट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको दोनों मार्केट कंसिडर करने पड़ेंगे। पहली मार्केट फैक्टर मार्केट, जहाँ से फैक्टर प्रोडक्शन खरीदा जा रहा है और उनको पेमेंट किया जा रहा है फर्म के द्वारा, और दूसरी आपकी प्रोडक्ट मार्केट, वो मार्केट जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर प्रोडक्शन बना के दे रहे हैं उनको बेचा जा रहा है और फर्म को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसी से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा जब आप दोनों मार्केट कंसिडर करेंगे, रिवेन्यू वाली मार्केट भी और कॉस्ट वाली मार्केट भी। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फैक्टर प्राइसिंग के अंदर इक्वल लेवल ऑफ लेबर निकालने के लिए आपको दोनों मार्केट कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला आपका फैक्टर मार्केट, दूसरा आपका प्रोडक्ट मार्केट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है? अभी आपने देखा फर्म को रिवेन्यू कहाँ से मिल रहा है? फर्म को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट मार्केट से। अब फर्म को कॉस्ट कहाँ बियर करना पड़ रहा है? फर्म को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है फैक्टर मार्केट के अंदर। आपका प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आपका होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होगी? एक फर्म या एक एंटरप्रेन्योर तब तक फैक्टर हायर करता रहेगा, फैक्टर प्रोडक्शन हायर करता रहेगा, जब तक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फैक्टर प्रोडक्शन से वो बराबर ना हो जाए एडिशनल कॉस्ट जो फैक्टर को पे करना पड़ रहा है। ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे लेबर के एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। लेबर, एक फर्म लेबर तब तक हायर करता आएगा जब तक लेबर से मिलने वाला MRP, डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, वो लेबर को पे किया गया वेज से ज़्यादा होगा। एक फर्म लेबर कब तक हायर करते हैं कि जब तक उस लेबर से तो फर्म को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उस लेबर को पे किया गया वेज उससे ज़्यादा हो, तब तक फर्म लेबर हायर करता आएगा। जब MRP इक्वल टू वेज हो जाएगा, इट मीन्स लेबर से जो फर्म को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो और लेबर को दिया गया पेमेंट वेज दोनों बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट पे फर्म लेबर हायरिंग करना छोड़ देगा। बेसिकली ये पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट लेवल ऑफ लेबर का पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जब तक एडिशनल रेवेन्यू जो मिल रहा है फैक्टर प्रोडक्शन से वो उसको दिए गए पेमेंट से जा रहा है, तब तक फर्म उस फैक्टर प्रोडक्शन को हायर करेगा। जब वो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी, उस केस में फर्म अपना प्रोडक्शन अब उस केस में फर्म अपना फर्दर हायरिंग ऑफ दैट फैक्टर रोक देगा। तो बेसिकली यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होगी? MRP इज इक्वल टू MFC। यहाँ पे MFC कुछ नहीं है, MFC आपका वही है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना फर्म को बियर करना पड़ रहा है बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए फैक्टर। एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर को इंप्लॉय करने से फर्म को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना बियर करना पड़ रहा है वो हम बोलते हैं MFC, दैट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। सो इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होगी? फर्म तब तक हायर करता है जब तक उसका MRP जो फर्म का रिवेन्यू एडिशन जनरेट हो रहा है फैक्टर प्रोडक्शन को इंप्लॉय करने से वो, और MFC फर्म का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो जा रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर इंप्लॉय करने से वो, दोनों बराबर ना हो जाए
तब तक फर्म हायर करता आएगा एडिशनल फैक्टर। पहली कंडीशन आपकी होगी एम आर पी इक्वल टू एम एफ सी, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपकी होगी कि एम आर पी कर्व मस्ट कट द एम एफ सी कर्व फ्रॉम द अबव एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बेसिकली एम आर पी कर्व एम एफ सी कर्व को उसको ऊपर से कट करेगा, ना कि नीचे से। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। ये अभी हम अगर ग्राफिकली देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि सेकंड कंडीशन यहाँ पे मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन एम आर पी इक्वल टू एम एफ सी एंड सेकंड कंडीशन है कि एम आर पी कर्व एम एफ सी कर्व को ऊपर से कट करे। ये आपकी दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन निकालने की। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बात की थी एम एफ सी की, दैट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट which is additional cost incurred by the firm by employing a additional unit of a factor। इसी से मतलब एक टर्म और है AFC, और हम इस स्लाइड में देखेंगे कि MFC और AFC डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में कैसा होता है। पहले से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। AFC का यहाँ पर मतलब है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, इट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयड। AFC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयड। इट मीन्स अगर मैं 10 लेबर इंप्लॉय कर रहा हूँ और 10 लेबर को मिला के मैं 200 रुपये पे कर रहा हूँ, तो पर लेबर मुझे कितना कॉस्ट पड़ा, 200 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ 20। तो यहाँ पे मेरा AFC मेरा यहाँ पे क्या हुआ 20, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर इंप्लॉयड। इसका फॉर्मूला वही होता है टोटल कॉस्ट जो लगा डिवाइड बाय कितना हमने यूनिट हायर किया, या आप हो गया AFC हो गया। और उसकी दूसरी तरफ आपका है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, दैट इज MFC। ये आपका पहले बता ही चुका हूँ। MFC का मतलब क्या होता है, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ ए फैक्टर। एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर आपको यूज करने से आपका टोटल कॉस्ट में क्या जो इंक्रीज हुआ, जो चेंज आया, वो कहलाता है आपका MFC। इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ फैक्टर। ये आपका MFC का फॉर्मूला है। अब देखते हैं अलग अलग डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में दोनों कैसे वर्क करते हैं। पहला आपका है परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपका फैक्टर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, इस केस में आपका AFC इक्वल टू MFC होता है, और इस केस में आपका जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ इस तरह। अभी क्यों होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं फैक्टर मार्केट के अंदर, और हर जो सेलर जो है उसका टोटल मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत स्मॉल है, और हर फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो होमोजेनियस नेचर का है। अगर मैं लेबर का एग्जांपल लेकर समझाऊं तो एक लेबर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कब कहलाएगी, जब उस मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लार्ज नंबर बायर्स और सेलर्स पाए जाए। सेलर्स आपके जो होंगे उनका जो टोटल जो लेबर है उसमें बहुत ही छोटा हिस्सा हो, साथ ही साथ सारे लेबर आपके होमोजेनियस नेचर के हो, उस केस में आपका लेबर मार्केट कहलाएगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इज जस्ट लाइक अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हमने प्रोडक्ट मार्केट केस में देखा था। उसमें हमने देखा था P इक्वल टू MR हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है फर्म वो आपका होमोजेनियस नेचर का है। सेम गोज टू दिस मार्केट। In this market, in the case of labor market, when market is perfectly competitive, there are large number of buyers and sellers of labor services. Each labor holds a very small number of total labor, and each labors are homogeneous in this case. इस वजह से इस केस में फर्म वेस्ट टेकर की तरह काम करती है, और सप्लाई कर्व जो लेबर का होता है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, और इस वजह से यहाँ पे AFC इक्वल टू MFC निकल के आता है। तो इन दिस केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट MFC इक्वल टू AFC, और आपका AFC कर्व जो होता है वो सप्लाई कर्व होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। आपको चीज़ ध्यान क्या रखनी है, पहली बात तो ये सप्लाई कर्व जो होता है किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो क्या होता है, उसका AFC होता है। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में आपका AFC इक्वल टू MFC होता है, साथ ही साथ ये जो आपका MFC कर्व होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है, कुछ इस तरह। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका मार्केट इम्परफेक्ट है, अगर आपका फैक्टर मार्केट आपका इम्परफेक्ट है, उस केस में AFC आपका सप्लाई कर्व है और MFC आपका ग्रेटर देन है AFC से, और आपका AFC और MFC कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप जैसे ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपका AFC कर्व है,
दैट विच इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोपिंग। ये आपका एमएफसी कर्व है जो एएफसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फैक्टर मार्केट आपका अगर आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है देन उस केस में आपका एमएफसी इक्वल टू एएफसी है, और आपका एमएफसी कर्व जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली इलास्टिक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है उस केस में आपका एमएफसी जो है ग्रेटर देन एएफसी है, और दोनों आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर के हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर मैं क्विकली रिवाइज करूँ एमआरपी और एएफसी वाले केसेस को, तो परफेक्ट कंपटीशन केस में अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो आपका एमआरपी इक्वल टू वीएमपी है। अगर आपका फैक्टर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो उस केस में आपका एएफसी इक्वल टू एमएफसी है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट आपका इम्परफेक्ट है उस केस में आपका वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी है। और अगर आपका फैक्टर मार्केट इम्परफेक्ट है तो उस केस में एमएफसी ग्रेटर देन एएफसी है। तो ये थे आपकी चारों चीज़ें दोनों मार्केट के केसेस में, फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट के केस में। तो अभी तक हमने देखा एमआरपी, वीएमपी, एमएफसी और एएफसी देखा हमने अलग अलग मार्केट के कंटेक्स्ट में। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करूँ, अगर मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, ये आपका प्रोडक्ट मार्केट है, ये आपका फैक्टर मार्केट है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है इट मीन्स एमआरपी इक्वल टू वीएमपी है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है इट मीन्स वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी है। अगर आपका फैक्टर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है इस केस में एएफसी आपका इक्वल टू एमएफसी है। अगर आपका फैक्टर मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो इस केस में एमएफसी ग्रेटर देन एएफसी है। तो ये आपको ये टेबल ध्यान में रखनी है कि किस मार्केट कंडीशन केस में एमआरपी और एएफसी, एएफसी, एमएफसी और वीएमपी कैसा कैसा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी जाके आप फर्दर हम जब आगे सीखने वाले हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए और इसके पीछे कारण भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर एमआरपी इक्वल टू वीएमपी है तो ऐसा क्यों है, अगर एएफसी इक्वल टू एमएफसी है तो ऐसा क्यों है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मार्केट सिचुएशन के केस में एक फर्म वेज कैसे डिटरमाइन करता है। आपके चार केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये कि आपका फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दोनों में आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिले। एक केस ये हो सकता है कि फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो बट प्रोडक्ट मार्केट में आपका इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन हो। दूसरा केस ये बन सकता है। तीसरा केस ये बन सकता है कि फैक्टर मार्केट में आपका मोनोपोली मार्केट हो बट प्रोडक्ट मार्केट में आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो। तीसरा केस ये बन सकता है। चौथा केस ये बन सकता है कि फैक्टर मार्केट में मोनोपोली हो और प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली हो। तो ये चार केसेस आपके बनते हैं। अब हम देखेंगे इन चारों केसेस में कि वेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है। पहला केस आपका वेज डिटर्मिनेशन व्हेन बोथ फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट हैज परफेक्ट कंपटीशन। जब दोनों मार्केट के केस में, फैक्टर मार्केट केस में और प्रोडक्ट मार्केट केस में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो तो उस केस में वेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो अब हम सीखने वाले हैं। एक चीज़ पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यह आपका फैक्टर मार्केट है और आपका ये प्रोडक्ट मार्केट है। फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, और दोनों मार्केट में आपका क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो आपका एएफसी इक्वल टू एमएफसी होगा और आपका ये कर्व क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल नेचर का होगा। अगर प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो यहाँ पे आपका एमआरपी इक्वल टू वीएमपी होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली
कि दोनों मार्केट केस में एमएफसी एमआरपी का शेप और नेचर क्या होगा वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब आगे बात करते हैं कि इस मार्केट केस में इस सिनेरियो में वेज कैसे डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट के अंदर या फर्म के द्वारा, वो हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन लेबर मार्केट में उसके अजम्पशंस क्या क्या है। लेबर मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तब कहेंगे जब आपके लेबर आपके होमोजेनियस नेचर के होंगे, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स लार्ज नंबर में होंगे और सबको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द फैक्टर प्राइजेस। यहाँ पे फ्री और एंट्री या एग्जिट देखने को मिलेगा फर्म्स के द्वारा, तब जाके कहलाएगा आपका लेबर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सिंस आपका प्रोडक्ट मार्केट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, इस वजह से यहाँ पे एमआरपी इक्वल टू वीएमपी देखने को मिलेगा। रीज़न बीइंग कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में प्राइस इक्वल टू एमआर होता है, ये आपको पता है, इसी वजह से आपका वीएमपी इक्वल टू एमआरपी देखने को मिलेगा। और सेम फैक्टर मार्केट में भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है इस केस में। तो इस केस में आपका एएफसी जो होगा इक्वल टू एमएफसी होगा और एमएफसी कर्व आपका होगा हॉरिजॉन्टल नेचर का, ये आपको हो गया एमएफसी कर्व। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है किसी फैक्टर एम्प्लॉयमेंट की, तो हमने क्लास स्टार्टिंग में देखा था, हमने देखा था कि एमआरपी शुड बी इक्वल टू एमएफसी, पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन होती है कि एमआरपी शुड कट एमएफसी फ्रॉम अबव, आपकी दूसरी कंडीशन ये होती है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके कहेंगे आपकी मार्केट या फिर इक्वल लेवल ऑफ लेबर अचीव हो गया। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सिंस इस केस में फैक्टर मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और प्रोडक्ट मार्केट भी आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, तो एमआरपी इक्वल टू वीएमपी होता है और एमएफसी इक्वल टू एएफसी होता है। एएफसी आपका सप्लाई कब होता है तो उसमें वेज ले सकते हैं, ये हो गया। तो इस केस में आपका कंडीशन क्या निकला, कंडीशन वो निकला वीएमपी इक्वल टू वेज, ये आपका निकल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका वीएमपी कर्व है जो इन्वर्टेड यू शेप होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये आपका वीएमपी कर्व है विच इज इक्वल टू एमआरपी कर्व इन दिस केस। ये आपका वेज लाइन है, इट इज़ नथिंग बट एमएफसी कर्व विच इक्वल टू एएफसी कर्व इन दिस केस, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएफसी इक्वल टू एमआरपी आ रहा है 2 पॉइंट्स पे, पॉइंट ए और पॉइंट ए, 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। अब पॉइंट ए और पॉइंट ए में से वो कौन सा पॉइंट है जो आपका इक्वल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकाल के देगा, आपको उसके लिए सेकंड कंडीशन चेक करनी है विच इज़ दिस वन। ये कहता है कि एमआरपी एमएफसी कर्व को इंटरसेक्ट करे, कट करे ऊपर से। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए में दे सकते हैं एमआरपी कब आया, उसने इसको नीचे से कट किया एमएफसी कर्व को, और पॉइंट ई पे दे सकते हैं आप कि एमआरपी कर्व को कट कर रहा है, एमएफसी कर्व को कट कर रहा है एमआरपी ऊपर से। तो इट मीन्स पॉइंट ई यहाँ पे जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर है वो है ओ एन है। तो ओ एन आपका यहाँ पे हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे कॉरस्पॉन्डिंग वेज जो है दैट इज डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू आपको हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज। तो जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, फैक्टर मार्केट भी आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, उस केस में इक्विलिब्रियम अचीव होगा एमआरपी इक्वल टू एमएफसी पे। एमआरपी आपका वीएमपी का इक्वल है प्रोडक्ट मार्केट में, और यहाँ पे एमएफसी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ऊपर से वो पॉइंट आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर, जो कि यहाँ पे ओ एन है। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग वेज जो है जो दैट इज डब्ल्यू, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज। तो अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज लेबर कितना है, वो है ओ एन। इतना फर्म हायर कर रहा है वेज लेबर फैक्टर मार्केट से या लेबर मार्केट से, और उसको वेज पे कर रहा है ओ डब्ल्यू। अब हमें देखना है कि फर्म इतना लेबर हायर करने के बाद कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसको निकालने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा एआरपी कर्व, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। एआरपी आपका होता है एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट कर्व, दैट इज नथिंग बट
AP इंटू AR। एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट इंटू ए प्राइस, ये आपका होता है ARP कर्व होता है। तो इस ग्राफ में ये आपका ARP कर्व है। ON आपका लेबर था, N लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग ARP कर्व OQ आ गया। इट मीन्स फर्म N लेबर हायर कर रहा है, उसको रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रहा है टोटल, वो OQ जनरेट करके दे रहा है रेवेन्यू। और फर्म कितना वेज पे कर रहा है उसको, फर्म वेज पे कर रहा है उसको OW। तो यहाँ पर देख सकते हैं OQ ग्रेटर देन OW है, इट मीन्स फर्म का रेवेन्यू ज़्यादा है वेज पेमेंट से, तो इट मीन्स फर्म का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का रीजन कितना है, डेट इज इक्वल टू दिस शेडेड रीजन। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ON ARP is NR, wage is NE. Since NR greater than NE and ARP is greater than wage rate, firms is earning supernormal profit which is equal to the rectangular area WERQ, which is this one। ये आपको हो गया प्रॉफिट इन दिस केस। अब प्रॉफिट आपको निकला कहाँ से, वो आपको निकला जब आपने ARP कर्व को कंसिडर किया। ARP कर्व आप क्या बताता है, ARP कर्व बता रहा है कि N नंबर ऑफ लेबर हायर करने से फर्म को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपका बताया ARP कर्व ने। VMP कर्व से आपका निकला या MRP कर्व से निकला कि आपने उसका कितना वेज पे किया। आपने दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव था। इट मीन्स फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट इन दिस केस बाय एम्प्लॉइंग N नंबर ऑफ लेबर। तो ये आपका था प्रॉफिट। प्रॉफिट डिटरमिनेशन आपको होगा थ्रू ARP कर्व, या प्रॉफिट कितना कमा रहा है फर्म वो आपको निकालना पड़ेगा ARP कर्व को कंसिडर करने से। तो ये था आपका वेज डिटरमिनेशन इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कर्व क्या होता है। किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कर्व का मतलब ये हुआ कि एक फर्म उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कितनी डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट फैक्टर प्राइजेस। अगर मैं लेबर का एग्जांपल लूँ तो एक फर्म लेबर कितनी डिमांड कर रही है एट डिफरेंट वेज रेट्स इज शोन बाय डिमांड कर्व ऑफ लेबर। ये आपको पता है कि एक फर्म कब तक लेबर हायर करेगी, जब तक उस लेबर से मिलने वाला रेवेन्यू जो है होगा वो उसको पेमेंट की गई वेज के बराबर ना हो जाए। तो बेसिकली MRP आपका MC के बराबर होना चाहिए, तब तक फर्म लेबर को हायर करती रहेगी और इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि डिमांड ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर की डिमांड जो होती है ड्राइव होती है उसकी VMPI या MRP कर्व से। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में सिंस दोनों आपके सेम चीज़ हैं, VMP और MRP आपके दोनों एक ही चीज़ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में VMP कर्व हो या MRP कर्व हो वो आपका डिमांड कर्व बन जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। बट आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन जो होता है ना VMP या MRP कर्व का, सिंस दोनों सेम चीज़ें हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में, बट द डाउन स्लोपिंग जो नेचर पोर्शन होता है उस कर्व का वो आपका डिमांड कर्व होता है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो पोर्शन है ना VMP और MRP का, ये आपका डिमांड कर्व है लेबर का। ये वाला पोर्शन जो है अपर स्लोपिंग पोर्शन, ये आपका डिमांड कर्व नहीं है। सो ओनली डाउन स्लोपिंग पार्ट ऑफ VMP कर्व द डिमांड कर्व फैक्टर। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि डिमांड कर्व किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो VMP कर्व होता है, ये MRP कर्व होता है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन VMP और MRP बोथ आर सेम थिंग। और डाउन स्लोपिंग पार्ट जो होता है उस कर्व का वही आपका डिमांड कर्व कहलाता है फैक्टर का। अब हमने डिमांड की बात की, अब सप्लाई की बात भी कर लेते हैं कि सप्लाई कर्व क्या होता है लेबर का। तो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व लेबर का क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सप्लाई का मतलब क्या है कि एक लेबर के पास दिन के 24 घंटे हैं, उनमें से कितना घंटा वो काम कर रहा है और कितना घंटा वो काम नहीं कर रहा, लेजर एक्टिविटी में काम समय बिता रहा है। तो आपका ये कहलाता है सप्लाई, कि एक दिन में 24 घंटों में से एक इंडिविजुअल लेबर कितना घंटा काम कर रहा है और कितना घंटा काम वो नहीं कर रहा, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल लेबर सप्लाई। अब वो डिटरमाइन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। एक इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं, एक इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को बांट सकता है काम करके या लेजर एक्टिविटी में एलोकेट करके। तो 24 घंटों को कैसे बंटवारा होगा, या वो काम करेगा या फिर वो टाइम पास करेगा।
अब कितना 24 घंटे में कितना घंटे वो या कितना समय वो काम करेगा, कितना घंटे वो अपनी सर्विस देगा, लेबर सर्विस देगा, वो डिपेंड करता है कि उसको कितना पैसा मिल रहा है काम करने से, इनकम फ्रॉम वर्किंग, बेसिकली वेज रेट क्या है, और दूसरी चीज़ उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है काम ना करने से। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक बंदा या एक लेबर कितने घंटे काम करेगा 24 घंटों में से दिन के। तो एक सिंगल बंदा 24 घंटों में से कितना घंटे काम करेगा इकोनॉमिक लेवल पे, वो आपका डिटरमाइन होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन जब टेंजेंट हो जाए इन डिफरेंस कर्व के। तो एट इक्वल लेवल कितना घंटे काम किया गया लेबर के द्वारा, कितना घंटे काम करेगा लेबर एक वर्कर, वो आपका डिटरमाइन होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे बजट लाइन आपका जो है वो टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व के। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व आपका शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एक्टिविटी और इनकम विच गिव्स अ सेम या फिक्स लेवल ऑफ यूटिलिटी टू अ लेबर। और यहाँ पे बजट लाइन क्या शो करता है, बजट लाइन शो करता है यहाँ पे आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन इनकम एंड लेजर। तो यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बजट लाइन है और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, दोनों टेंजेंट हो रहे ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग से इनकम है और जो लेबर निकल के आया वो आपका हो गया इकोनॉमिक लेवल ऑफ लेबर। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। बजट लाइन इस केस में क्या होगा कि फर्म के पास टोटल टाइम जो है वो एच घंटे है, उसमें से वो कितना घंटे काम कर रहा है और कितना घंटा वो काम नहीं कर रहा उसको डिटरमाइन किया, डिनोट किया हमने एल और टी से। एल आपका लेबर आवर है, टी आपका लेजर आवर है, डब्ल्यू आपका वेज रेट है, और यहाँ पे नॉन लेबर इनकम है, वो इनकम तो फर्म को लेबर सर्विस करने से नहीं मिल रही है, अलग से जो इनकम आ रही है उसको हमने बोला नॉन लेबर इनकम। तो इस केस में ये इंडिविजुअल की टोटल इनकम कितनी होगी, वो होगी वाई, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज इक्वल टू एम। एम आपका हो गया नॉन लेबर इनकम या वो इनकम जो उसके पास पहले से है, प्लस तो वाई इक्वल टू एम प्लस वेज रेट, जो वेज रेट है और वो टोटल घंटे में से कितने घंटे काम कर रहा है, टोटल घंटे एच है उसमें से कितने घंटे काम कर रहा है वो निकालने के लिए आपको टी माइनस करना पड़ेगा। टी आपका क्या है, वो लेजर एक्टिविटी है, लेजर आवर है, जो घंटे वो काम नहीं कर रहा। तो ये आपका हो गया टोटल इनकम का इक्वेशन, दैट इज वाई इक्वल टू एम प्लस में डब्ल्यू इंटू एच माइनस टी। एच माइनस टी आपको क्या देगा, एच माइनस टी आपको देगा एल, एल इज लेबर आवर। तो ये आपको हो गया इक्वेशन, बजट इक्वेशन होगी, बजट लाइन इक्वेशन होगी इस केस में। तो इस केस में ये बजट इक्वेशन है, जो आपकी ये लाइन है ए डब्ल्यू आपकी बजट लाइन है। तो आपको बजट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू एच माइनस टी, ये आपकी बजट इक्वेशन है। एच यहाँ पे आपके टोटल आवर है जो कि है 24, टी आपका वो घंटे हैं 24 में से जो आप काम नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे आपका लेबर आवर आ जाएगा। 24 में से आपने जितने घंटे काम नहीं किए उसमें से वो 24 में माइनस कर देंगे, आपका लेबर आपका आवर आपके पास आ जाएगा। इसको डब्ल्यू से इंटू करेंगे, वेज रेट से इंटू करेंगे तो आपका वेज इनकम आ जाएगी। इसमें आप नॉन लेबर इनकम एम जोड़ देंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। ये आपकी बजट इक्वेशन है। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर हमने 24 घंटे हैं, हमने उसको डिनोट किया है। इस एक्सिस पे जैसे जैसे आप राइट वर्ड मूव करेंगे वो आपका लेजर एक्टिविटी दिखाएगा, और जैसे जैसे आप लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे वो आपका वर्किंग आवर दिखाएगा। इट मीन्स मेरा एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे आवर डिनोट किए हैं, टोटल 24 घंटे है। अगर मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट जाऊँगा इट मीन्स मैं लेजर एक्टिविटी की तरफ जा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट आऊँगा इट मीन्स मैं वर्किंग आवर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, अगर ये आपको 24 घंटे हैं टोटल, अगर मैं यहाँ पे हूँ ये 20 लिखा हुआ है, इट मीन्स 20 घंटे मैंने लगा दिए लेज़र एक्टिविटी में। तो मैंने टोटल कितना घंटा काम किया, मैंने काम किया 24 से 20 गए, मैंने 4 घंटा काम किया। अगर इसी प्रकार यहाँ पे एक नंबर है वो आपका 10 है, 10 घंटे है, इट मीन्स मैंने 24 में से 10 घंटे मैंने लेज़र एक्टिविटी लगा दिए और बाकी 14 घंटे मैंने काम किया। तो बेसिकली एक्स एक्सिस में मैंने लेज़र एक्टिविटी को मैंने लेज़र आवर को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कि कितना घंटा वो काम नहीं कर रहा है। तो ये आपका 24 है, अगर 24 घंटे वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी इनकम क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी।
तो यहाँ पे इसकी इनकम है 0। अगर वो 0 आवर्स वेस्ट कर रहा है, इट मीन वो सारे 24 घंटे वो काम कर रहा है, उस केस में इस पॉइंट पे उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? उसकी इनकम हो जाएगी वेज रेट इंटू 24 आवर्स उन्होंने काम किया है। अजूमिंग कि मेरा यहाँ पे नॉन लेबर इनकम मेरा 0 है। अगर नॉन लेबर इनकम मेरा 0 है तो इस केस में जब लेजर एक्टिविटी 0 है, उस केस में अगर 24 घंटे काम कर रहा है तो उस केस में इनकम कितनी हो जाएगी? वाई इक्वल टू वेज रेट इंटू 24 आवर्स काम किया इसने। अब वेज रेट अगर आपका 10 है यहाँ पे, तो आप इनकम कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। तो आपकी होगी 240 इनकम। तो ये आपका हो गया इनकम। तो बजट लाइन कैसे ड्रॉ हुई आपने देख लिया। तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है वो शो करता है हाईएस्ट लेवल इनकम जो लेबर को मिलेगी जब वो सारे के सारे घंटे वो काम पे लगा रहेगा। और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या शो करता है? वो शो करता है कि इंडिविजुअल ने 24 घंटे सारे टाइम पास में निकाल दिया और उसकी इनकम यहाँ पे 0 ये रही। ये आपको हो गया बजट लाइन। और ये बजट लाइन जब इंडिफरेंस कर्व को टेंडेंट करेगा उस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ई है, इस पॉइंट पे जो लेबर निकल के आ रहा है डेट इज एल, इसको हम 24 से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? लेबर का वर्किंग आवर। तो ये आपका आ गया लेबर का वर्किंग आवर। और ये आपका एम जो हो गया, ये आपका हो गया लेबर का इनकम। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल एक गिवन वेज रेट पर कितने घंटे काम करेगा वो डिटरमाइन किया जाता है एट अ टेंडेंसी पॉइंट ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। अगर वेज रेट बढ़ता है, इनिशियली वेज रेट 10 था, अगर वो बढ़ के 20 हो जाए तो क्या होगा? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वही रहेगा, 24 पर रहेगा, तो यहाँ कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट पे क्या होगा? आपका बजट लाइन रोटेट कर जाएगा अपवर्ड। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बजट लाइन जो है वो अपवर्ड रोटेट करता रहेगा ऑन द वाई एक्सिस। इट मीन्स अगर वेज रेट 10 है तो 240 यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है 24 घंटे काम करके। अगर वेज रेट 20 हो जाता है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा वाई एक्सिस का 480 आएगा। और वेज रेट आपका बजट लाइन जो है वो रोटेट कर जाएगा अपवर्ड ऑन द वाई एक्सिस। इट मीन्स इसका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया 480 इन द केस ऑफ वेज रेट 20, विच शोज कि बंदे ने 24 घंटे काम किए हैं 20 रुपये वेज रेट पे, तो उसका इंटरसेप्ट हो गया 480 या उसकी इनकम होगी 480 रुपये जब वो 24 घंटे वो काम करे। तो यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे वेज रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बजट लाइन है वो रोटेट हो रही है अपवर्ड वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट अनचेंज्ड है। तो जैसे जैसे आपका बजट लाइन रोटेट हो रहा है अपवर्ड वैसे वैसे वो हायर इंडिफरेंस कर्व को टेंडेंट कर रहा है एट डिफरेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल जब उसका इंडिफरेंस कर्व I1 है और बजट लाइन W1A है, उस केस में वो Q पे ऑपरेट कर रहा है, Q पॉइंट पे। उसी प्रकार जब वेज रेट बढ़ गया उस केस में बजट लाइन को रोटेट हुआ अपवर्ड फ्रॉम ऑन द वाई एक्सिस। तो नया बजट लाइन क्या है? वो है W2A। उस केस में नया बजट लाइन टेंडेंट कर रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व को पॉइंट R पे। सेम दोबारा वेज रेट बढ़ा, उससे नया बजट लाइन आया जो टेंजेंट हो रहा है नए हायर इंडिफरेंस कर्व को पॉइंट S पे, इन द सेम वे पॉइंट T पे। तो आपके पास मल्टीपल्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए एट डिफरेंट वेज रेट्स। पॉइंट Q पे फॉर्म L1 लेज़र है, इसको 24 माइनस कर देंगे आपके पास लेबर आ जाएगा। पॉइंट R पे L12 लेज़र है, तो उसको 24 से माइनस कर देंगे आपका लेबर आ जाएगा। पॉइंट S पे L3 का लेज़र है, इसको 24 से माइनस कर देंगे आपका लेज़र आ जाएगा। तो L4 पे और पॉइंट T पे L4 है। तो डिफरेंट वेजेस पे आपके पास डिफरेंट लेबर आवर्स आ गए हैं। जब इस सबको हम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, हमारे पास क्या निकल के आएगा? वेज ऑफर कर्व। वेज ऑफर कर्व क्या इंडिकेट करता है? ये शो करता है लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एट डिफरेंट वेज रेट्स। अलग अलग वेज रेट पे अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, उन सबको जोड़ के जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। इट मीन्स अलग अलग वेज रेट पे वो कितना इच्छुक है और कितना लेबर कितना घंटे काम करने का इच्छुक है वो आपका यहाँ पे इंडिकेट करता है। इसी को हम ड्रॉ कर देंगे लेबर आवर और वेज रेट स्पेस में, तो आपका क्या आएगा? लेबर सप्लाई कर्व यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपका आ गया लेबर सप्लाई कर्व जो अलग अलग वेज रेट पे अलग अलग लेबर नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग दिखा रहा है बाय इंडिविजुअल लेबर। ये सिंगल लेबर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल लेबर अलग अलग वेज रेट पे कितना वो घंटे काम करना चाहेगा वो यहाँ पे दिखा।
अब हमने देखा कि वेज रेट इंक्रीज होने से फर्म इंडिविजुअल का है जो लेबर है वर्किंग आवर वो इंक्रीज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। और बेसिकली यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला आपको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलता है वेज रेट चेंज होने से, दूसरा आपका इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है वेज रेट बढ़ा, वेजेस आर हायर, इट मीन्स वेज रेट बढ़ने से अब आप टाइम पास करना, अगर आप टाइम पास करते हैं वेज रेट बढ़ने के बाद तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, मतलब लेजर आपका कॉस्टलर हो गया इस केस में। वेज रेट बढ़ने से लेजर कॉस्टलर है, आप ज़्यादा काम करेंगे और कम घंटे आप टाइम पास करेंगे, इट मीन्स आपका लेबर सप्लाई बढ़ गया। ये आपका कहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वह दूसरा आपका इनकम इफेक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई वेज रेट तो बढ़ गया, वेज रेट बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ गई, इनकम बढ़ने से आपने डिमांड बढ़ा दी अपनी लेजर एक्टिविटी ज़्यादा, जिस वजह से आपने सप्लाई लेबर की कम की। तो यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वेज रेट बढ़ने से। वेज रेट बढ़ने से तो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है, वो कह रहा है कि वेज रेट बढ़ने से लेजर एक्टिविटी या टाइम पास करना महंगा हो गया किसी भी इंडिविजुअल के लिए, इस वजह से वो ज़्यादा काम करेगा, कम टाइम पास करेगा और लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी। वही इनकम फैक्ट क्या कहता है, वेज रेट बढ़ने से बंदे की इनकम इतनी बढ़ गई कि उसने लेबर सप्लाई करना कम कर दिया और टाइम पास करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो आपके दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जब आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इनकम फैक्ट से, तब देखते हैं कि वेज रेट बढ़ने से आपका लेबर सप्लाई भी बढ़ रहा है, यह आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है लेबर सप्लाई कर्व। वहीं दूसरी तरफ अगर इनकम फैक्ट ज़्यादा हो जाए सब्स्टिट्यूशन फैक्ट से, फिर उस केस में देखने को मिलता है कि वेज रेट बढ़ने से आपका लेबर सप्लाई कम हो रहा है और उस केस में आपका लेबर सप्लाई कर्व जो है बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है कुछ इस तरह। तो हमने देखा लेबर सप्लाई कर्व आपका बैकवर्ड बेंडिंग तब होगा जब आपका इनकम फैक्ट ग्रेटर होगा सब्स्टिट्यूशन फैक्ट से, और लेबर सप्लाई का आपका अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, वो तब होगा जब सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ज़्यादा होगा इनकम इफेक्ट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब आपका बैकवर्ड बेंडिंग होता है, कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है लेबर सप्लाई कर्व। तो ये हमने बात की अभी इंडिविजुअल लेबर की। अगर हमको मार्केट का लेबर सप्लाई कर्व चाहिए उसके लिए हमको सभी इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व है उसको हम ऐड ऑन करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा, जिससे हमें मिलेगा मार्केट सप्लाई कर्व लेबर जो कि होगा पॉजिटिवली स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन वेज रेट बढ़ने से ज़्यादा लेबर सप्लाई करने का इच्छा जाहिर की जाएगी इंडिविजुअल लेबर के द्वारा। तो ये था आपका लेबर सप्लाई कैसे निकाला जाता है एक इंडिविजुअल का, और उससे फिर पूरे मार्केट का लेबर सप्लाई कर्व कैसे निकाला जाता है वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं वेज रेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में। अभी हमने जस्ट क्लास कुछ देर पहले हमने देखा था कि वेज डिटर्मिनेशन देखा था हमने जब आपका प्रोडक्ट मार्केट और लेबर मार्केट दोनों केस में परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट स्ट्रक्चर था, तो उसमें हमने देखा था कि आपका एक एमएफसी कर्व जो होता है जो कि इक्वल टू एएफसी कर्व है इस मार्केट में, वो आपका हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है, इक्वल टू डब्ल्यू होता है, और वो इंटरसेक्ट करता है वीएमपी कर्व को, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका इक्वल लेवल ऑफ लेबर आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि ये डब्ल्यू कहाँ से आया। ये डब्ल्यू आपका आया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड कर्व। तो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट केस में तो वेज रेट डिटरमाइन हो रहा है, वो डिटरमाइन हो रहा है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्केट लेबर सप्लाई कर्व एंड मार्केट लेबर डिमांड कर्व। तो मार्केट लेबर सप्लाई का यहाँ पे एस एस है, अभी देखा लास्ट स्लाइड में कैसे निकालते हैं। मार्केट डिमांड का यहाँ पे डी डी है। इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है लेबर का, वो वीएमपी होता है, सबको कर देंगे एग्रीगेट तो आपके पास आ जाएगा डिमांड कर्व मार्केट का लेबर का, वो आपको डी डी है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, तो डब्ल्यू आपका आ गया इक्विवेलेंट वेज रेट मार्केट से। ये वेज रेट गया सभी फर्म्स के पास, तो फर्म का लेबर सप्लाई कर्व है वो है हॉरिजॉन्टल विच इज एमएफसी इक्वल टू एएफसी इक्वल टू वेज रेट, जो आपका आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई का ऑफ मार्केट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वीएमपी कर्व ने एट पॉइंट एफ, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट लेवल ऑफ आउटपुट और लेबर, और इतना का वेज जो आपका मार्केट ने डिटरमाइन किया। तो इस तरीके से वेज डिटर्मिनेशन होता है परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट के केस में। जब भी फैक्टर मार्केट आपका परफेक्टली कंपीटिटिव है उस केस में मार्केट की लेबर डिमांड और मार्केट लेबर सप्लाई आपका डिटरमाइन करेगी वेज रेट। उस वेज रेट पे एक फर्म कितना लेबर हायर करेगा वो डिटरमाइन करेगा हॉरिजॉन्टल एमएफसी कर्व और वीएमपी कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले वेज रेट डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई से, उसके बाद वो वेज रेट फर्म लेगा, उसी वेज रेट पे सारी सप्लाई की जाएगी लेबर, सारी लेबर इसी पॉइंट पे इसी वेज रेट सप्लाई की जा रही है। जब ये आपका सप्लाई का इंटरसेक्ट कर जाएगा डिमांड कर्व से जो कि वीएमपी है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा इक्वल लेवल ऑफ लेबर इन द केस ऑफ परफेक्टली कंपीटिटिव लेबर मार्केट। तो ये था आपका परफेक्टली कंपीटिटिव लेबर मार्केट केस में वेज रेट एंड इक्वल लेवल ऑफ लेबर डिटरमाइन करने का पूरा प्रोसेस।
ये आपको पता चुका ऑलरेडी कि डब्ल्यू आपका वेज रेट है जो डिटरमाइन हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसएस और डीडी। ये वेज रेट लिया फर्म सप्लायर ने, लेबर सप्लायर ने। लेबर सप्लाई का आपका बन गया एमएफसी का विच इज हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्ट हो रहा है वीएमपी को एट पॉइंट एफ। इस पॉइंट पे एम आपका लेबर आ गया, इक्वल लेबर। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए आपको एआरपी कर्व देखना पड़ेगा। एट लेबर एम एआरपी कर्व बी है, बी एम है, तो बी एम आपका ग्रेटर देन है बी एफ के, एफ बी के। इट मीन्स रिवेन्यू जा रहा है कॉस्ट से, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है बाय एम्प्लॉइंग एम अमाउंट ऑफ लेबर विच इक्वल टू द दिस शेडेड एरिया। फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर डिमांड। एक फैक्टर डिमांड की इलास्टिसिटी, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ फैक्टर डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस। अगर किसी फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस चेंज होता है तो उसके प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में किस तरह चेंज आ रही है, कितनी चेंज आ रही है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है या फिर वो चीज़ आपका मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर डिमांड। अगर मैं लेबर की मार्केट की बात करूँ, लेबर को कंसिडर करूँ, तो लेबर के केस में वेज में चेंज आने से परसेंटेज टर्म्स में उसकी डिमांड में कितनी चेंज आएगी परसेंटेज टर्म्स में, वो आपका मेजर करेगा इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर डिमांड, दैट इज लेबर के केस में। अगर मैं लेबर का एग्जांपल लूँ तो मेरे यहाँ पे इलास्टिसिटी फैक्टर डिमांड क्या होगा, दैट इज ई एल, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेज रेट। वेज रेट में चेंज आने से कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर, दोनों परसेंटेज में टर्म्स में, उसका बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड। सिंस आपका फैक्टर डिमांड आपका ड्राइव डिमांड होता है तो इलास्टिसिटी आपकी किसी फैक्टर की डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर जिस प्रोडक्ट को बनाने में फैक्टर प्रोडक्शन आपका हेल्प कर रहा है। तो इलास्टिसिटी फैक्टर डिमांड आपका डिपेंड करता है इन चार चीज़ों के ऊपर। पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। अगर मैं लेबर की बात करूँ एज इनपुट, अगर लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर जो है वो तेज़ी से गिर रहा है, गिरने की रेट काफ़ी तेज़ है, उस केस में उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। इट मीन्स उस केस में उसके प्राइस में चेंज आने से या वेज में चेंज आने से डिमांड फॉर लेबर के में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर उसकी डिमांड, उसकी एमपीएल जो है लेबर की, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर की जो एमपीएल है उसकी गिरने की रफ्तार स्लो है, तो उस केस में डिमांड उसकी ज़्यादा इलास्टिक होगी। इसका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, इंट्यूशन क्या है इसके पीछे? इसका इंट्यूशन ये है कि अगर एक एडिशनल यूनिट हायर करने से उसकी प्रोडक्टिविटी, एमपीएल क्या दिखाता है, एमपीएल शो करता है प्रोडक्टिविटी। अगर एक एडिशनल यूनिट हायर करने से प्रोडक्टिविटी जो है वो तेजी से गिर रही है तो उस केस में फर्म उस फैक्टर प्रोडक्शन को ज़्यादा हायर नहीं करेगा प्राइस गिरने के बाद भी। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक लेबर है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से उसकी प्रोडक्टिविटी जो एमपीएल जो है वो गिर रही है, इट मीन्स वो फैक्टर या वो लेबर आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि एडिशनल यूनिट हायर करने से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन में मदद वो या कंट्रीब्यूट वो नहीं कर रहा। तो उस केस में अगर उसकी एमपीएल ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है तो उस केस में अगर उस लेबर का वेज रेट गिरता भी है तो गिरने से उसकी ज़्यादा डिमांड में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो लेस रिस्पॉन्सिव होगा टू प्राइस चेंज। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा लेबर है, उसकी एमपीएल गिर रही है बट गिरने की रफ्तार बहुत स्लो है, इट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेबर। तो उस केस में जो सेकंड लेबर जो है, दूसरा लेबर जो है, उस केस में उस लेबर की अगर वेज रेट में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगी। इट मीन्स डिमांड वहाँ पे आपकी ज़्यादा इलास्टिक है। तो अगर एमपीएल या मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है तो उस केस में वो लेस रिस्पॉन्सिव होगा, लेस इलास्टिक होगी उसकी डिमांड। अगर एमपीएल या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट किसी फैक्टर प्रोडक्शन कम तेज़ी से गिर रहा है बट स्लो रेट से गिर रहा है तो उस केस में उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी फैक्टर प्रोडक्शन के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो उस केस में उसकी डिमांड भी ज़्यादा इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, एक मशीन है, उस मशीन के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। मशीन ए है, उसका सब्स्टिट्यूट है मार्केट में मशीन बी, मशीन सी और मशीन डी। इट मीन्स मशीन ए के नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मार्केट अवेलेबल है। अगर मशीन ए का प्राइस बढ़ जाता है तो फर्म के पास ऑप्शन है कि मशीन ए को छोड़ के वो चीपर मशीन की तरफ वो मूव ऑन कर ले। तो इस मीन
इट मीन्स जितने ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल है किसी फैक्टर प्रोडक्शन के, उस केस में फर्म आसानी से सब्सिट्यूट कर सकती है उस फैक्टर प्रोडक्शन को दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन से। तो इस केस में क्या देखा जाता है, जब जितने ज़्यादा सब्सिट्यूट उतना ज़्यादा ईजी फर्म के लिए सब्सिट्यूट करना, और उस केस में उस फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा सब्सिट्यूशन पॉसिबल है उतना ज़्यादा डिमांड आपकी इलास्टिक होती है। दूसरा है, तीसरा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो फर्म बियर कर रही है, उस टोटल कॉस्ट के अंदर उस फैक्टर प्रोडक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अगर किसी फैक्टर का टोटल कॉस्ट में ज़्यादा शेयर है तो उस केस में उसकी डिमांड क्या इलास्टिक होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी फैक्टर प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट में कम शेयर है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। ऐसा क्यों? अगर किसी फैक्टर प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट के अंदर ज़्यादा शेयर है, इट मीन्स अगर उस फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट में वो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस फैक्टर प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वजह से उसकी डिमांड इलास्टिक है। तो प्राइस में चेंज हल्का से आया तो उसकी डिमांड में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा देखने को फर्म के द्वारा। वही दूसरी तरफ अगर किसी फैक्टर प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट के अंदर बहुत कम शेयर है, उस केस में उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। इट मीन्स प्राइस को चेंज आ भी रहा है तो फर्म का टोटल कॉस्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको तीन ये हो गए। चौथा आपका है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ये कहता है कि जैसे वो पता है कि आपकी फैक्टर डिमांड आपकी डिराइव डिमांड है, वो डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जिस प्रोडक्ट को बनाने में उस फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इलास्टिसिटी भी जो है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग यूज फॉर द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी इलास्टिक। अगर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है फैक्टर प्रोडक्शन यूज करके उसकी डिमांड इलास्टिक है तो फैक्टर डिमांड भी आपकी इलास्टिक होगी। तो ये आपके 4 फैक्टर थे जिस पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। जी आपको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, चारों का आपको पॉइंट दिए थे। अब बात करते हैं वेज डिटर्मिनेशन। जब आपका लेबर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, लेबर मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और प्रोडक्ट मार्केट आपका इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। लेबर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे आपका MFC इक्वल टू AFC होगा और यहाँ पे ये कर्व जो होंगे आपका हॉरिजॉन्टल होगा फ्रॉम। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इस मीन्स इस मार्केट में VMP जो होगा वो ग्रेटर देन MRP होगा। जब भी आपके पास ऐसा सवाल है इससे रिलेटेड, आपको पहले वो क्लियर कर लेना है कि इस मार्केट सिनेरियो में MFC AFC कैसा होगा और VMP MRP कैसा होगा। वो डिटरमाइन करने के बाद आपको सिंपली क्या देखना है, आपको देखना है MRP इक्वल टू MFC देखना है, जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। पहले आपको देखना है कि अलग मार्केट स्ट्रक्चर में AMC MFC AFC की क्या कंडीशंस हैं। वो लिखने के बाद आपको वो ड्रॉ कर लेना है। देन आपको देखना है MRP इक्वल टू MFC कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका इक्वल लेवल ऑफ लेबर आ जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन है लेबर मार्केट में, वेज डिटरमाइन होगा मार्केट से, ये आपका वेज है डिटरमाइन हो रहा है मार्केट से। ये लेबर का सप्लाई है, मार्केट सप्लाई है, लेबर का डिमांड है, मार्केट डिमांड है। इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट E पे, इससे W आपका वेज रेट आ गया। इसी वेज रेट पे आपका MFC इक्वल टू AFC होगा और ये आपका इसी पे हॉरिजॉन्टल होगा वर्कर का, लेबर का सप्लाई का। लेबर सप्लाई का यहाँ पे AFC इक्वल टू MFC है, दैट इज विच इज हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक। किस वेज रेट पे आएगा वो डिटरमाइन होगा आपका S और D के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट E पे W है तो W आपका हो गया वेज रेट, जिस वेज रेट पे सभी सब लेबर अपनी यूनिट सप्लाई करेंगे फर्म को। ये आपका हो गया वो। इम्परफेक्ट केस है प्रोडक्ट मार्केट में, इट मीन्स इस केस में आपका VMP जो होगा वो ग्रेटर देन होगा MRP, ये बात भी आपको पता है। इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम आपका होता है MRP इक्वल टू MFC पे। तो MRP MFC आपका क्या है यहाँ पे, वो बेस रेट है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका MRP कर्व है, ये आपका VMP कर्व है। और आपको शायद बात पता हो कि यहाँ पे हम डाउन स्लोपिंग नेचर ऑफ MRP या VMP कर्व क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि
आपका जो लेबर डिमांड कर्व होता है या किसी फैक्टर डिमांड कर्व होता है वो एमआरपी कर्व या वीएमपी कर्व होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, एंड हम उस कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर कंसिडर करते हैं फॉर द डिमांड। वैसे यूजली देखा जाए इन जनरल आपका एमआरपी या वीएमपी कर्व कुछ कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है, बट हम सिर्फ यहाँ पे डाउन स्लोपिंग नेचर ले रहे हैं इसका। क्यों? पहली बात तो ये कि 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, उसमें हमने देखा था कि एक फर्म सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करना बेहतर समझता है, तो उसी सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के केस में आपका वीएमपी और एमआरपी का क्या होता है, डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। इस वजह से हम यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चल रहे हैं। और नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि आपका वीएमपी और एमआरपी का यहाँ पे डाउन स्लोपिंग नेचर क्या है। आपका डिमांड का किसी फैक्टर प्रोडक्शन का होता है, डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है, जो कि आपका डाउन स्लोपिंग पोर्शन है एमआरपी और वीएमपी कर्व का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। बैक टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम आपकी हो रही है एमआरपी इक्वल टू एमएफसी पर, तो एमएफसी कर्व ये है, एमएफसी कर्व ये है, उसने इंटरसेक्ट किया एमआरपी कर्व को पॉइंट एफ पे आपका लेबर कितना निकल गया एल। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर हायर्ड बाय द फर्म इन दिस केस। तो वेज कितना मिल रहा है, वेज मिल रहा है डब्ल्यू, जो डिटरमाइन हुआ मार्केट से। ठीक है, तो एल लेबर हायर किया, लेबर को वेज मिल रहा है डब्ल्यू ऑन द एमआरपी। अब देख सकते हैं इस लेबर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जिस अमाउंट का उसने आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है, जिस वैल्यू का उसने आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है, वो आपका वीएमपी कर्व से डिटरमाइन होगा, डेट इज पॉइंट एच। तो लेबर एल जो है वो एच एल अमाउंट ऑफ या एच एल उसका कंट्रीब्यूशन है फर्म के अंदर, बट उसको पेमेंट कितना मिल रहा है, एफ एल मिल रहा है। ये इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है लेबर का। लेबर एल हायर किया गया, उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया फर्म के अंदर, वो एच पे है, पॉइंट एच पे डिटरमाइन हो रहा है वीएमपी से। वीएमपी कब का इंडिकेट कर रहा है, वीएमपी कब इंडिकेट कर रहा है कि वो लेबर का कंट्रीब्यूशन फर्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितनी वैल्यू को आउटपुट प्रोड्यूस कर दे रहा है फर्म को, वो आपका वीएमपी कर्व बता रहा है। तो वीएमपी कर्व पे एल अमाउंट ऑफ लेबर, वीएमपी कर्व एट पॉइंट एच, बट उसको पेमेंट कितना मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है उसका इतना एफ का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना उसका कंट्रीब्यूशन है उससे कम उसका वेज मिल रहा है। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेज इज लेस देन वीएमपी। ये इस केस में हमको देखने को मिला, जो प्रीवियस केस में नहीं था। कि प्रीवियस केस में क्या था कि आपका प्रोडक्ट मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव था, तो उस केस में आपका एमआरपी इक्वल टू वीएमपी था, वहाँ पे दोनों कर्व एक ही थे। तो उस केस में वेज रेट जो मिल रहा था वो वीएमपी कर्व के बराबर मिल रहा था। इट मीन जितना उसका कंट्रीब्यूट किया उतना उसका वेज मिल रहा था। बट यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट आपका इनपरफेक्ट है, उस केस में एक लेबर जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म के अंदर, वो उस लेबर को उससे कम अमाउंट मिल रहा है वेज के रूप में। तो इसी चीज को हमने बोला लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। लेबर को यहां पे मिलना, लेबर ने कंट्रीब्यूट किया, एल लेबर ने कंट्रीब्यूट किया फर्म के अंदर इतना अमाउंट, बट फर्म को पेमेंट कितना हो रहा है, इतना अमाउंट। तो इतना जो रह गया हिस्सा, ये है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स ऑफ वेज। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब है जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन लेबर द्वारा फर्म में जो हो रहा है वो वीएमपी बता रहा है, और लेबर को कितना मिल रहा है वो आपका वेज बता रहा है। सिंस आपका वेज रेट कम है वीएमपी से, इट मीन्स यहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट। अब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जो है एलई, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वीएमपी एंड वेज। कितना उसका वीएमपी है और कितना उसका वेज मिल रहा है, उसका डिफरेंस है वो आपका लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है। और इसी गैप, ये जो गैप है लेबर एक्सप्लॉयटेशन का, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो गैप कम होगा, और प्रोडक्ट की डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो गैप यहाँ पे ज़्यादा होगा। वेज डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लेबर मार्केट, जिसमें हमने देखा कि इस केस में फर्म को, या इस केस में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। क्यों? क्योंकि लेबर ने जितना फर्म में कंट्रीब्यूट किया, जिस वैल्यू के आउटपुट प्रोड्यूस करके दी, जो आपका डिटरमाइन हुआ वीएमपी से, उसको उससे कम वेज मिला। तो जो डिफरेंस है बीएमपी और उसका वेज रेट का, वो कहलाता है आपका लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जो यहाँ पे देखने को मिला। और वो कितना होगा लेबर एक्सप्लॉयटेशन, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के ऊपर। अगर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है या इलास्टिक है डिमांड,
तो आपका वेज रेट और उसके बीच का गैप कम होगा, इट मीन्स कम एक्सप्लॉयटेशन। अगर गैप डिमांड इलास्टिक है तो गैप ज़्यादा होगा, इट मीन्स ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। अभी हमने देखा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इट मीन्स जितना उसने वैल्यू जनरेट करके दिया वीएमपी, जितना वेज मिल रहा है वो उससे कम है। तो बेसिकली जब वीएमपी ग्रेटर एंड वेज हो, या जो वेज मिला लेबर का उसका वीएमपी से कम हो, उस केस में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन माना जाता है। ये डेफिनेशन दी थी आपकी वीएमपी और वेज रेट वाली, वो दी थी जॉन रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन के हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन तब होगा एक फैक्टर प्रोडक्शन का, फॉर एग्जांपल लेबर, जब उसको कम पे किया जाए उसके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से या वीएमपी से। जब उसका वेज रेट वीएमपी से कम होगा तब वो लेबर आपका एक्सप्लॉयटेड कहलाएगा। ठीक है, जो हमने देखा। तो हमने देखा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन था लास्ट केस में, तो उस केस में हमने देखा फर्म ऑपरेट कर रहा है एमआरपी इक्वल टू एमएफसी पे, यहाँ से उसको वेज मिल गया और यहाँ से उसको लेबर निकल के आ गया। सिंस इस केस में इम्परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट केस में वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी है, तो इस वजह से यहाँ पे वीएमपी हमेशा ग्रेटर देन वेज होगा, जो वेज यहाँ से डिटरमाइन हुआ है। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जो डेफिनेशन दी थी जॉन रॉबिन्सन ने। ये आपको हमेशा इनपरफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट केस में देखने को मिलेगा। जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट इनपरफेक्ट होगा उस केस में आपका लेबर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, डेट इज वीएमपी लेस देन, और वीएमपी आपको ग्रेटर देखने को मिलेगा वेज रेट से लेबर के। इसी को चैम्बरलिन ने क्रिटिसाइज किया था। चैम्बरलिन ने कहा कि भैया एक लेबर तब जाके एक्सप्लॉयटेड कहलाएगा जब उसको जो पेमेंट मिल रही है वो उसके एमआरपी से कम हो। चैम्बरलिन के हिसाब से अगर वेज रेट एमआरपी से कम है तब जाके वो एक्सप्लॉयटेड है, अदरवाइज नहीं है। चैम्बरलिन ये कहता है, बट रॉबिन्सन क्या कहता है कि एक लेबर तब जाके एक्सप्लॉयटेड है जब उसका वेज रेट उसके वीएमपी से कम है। तो इसको उसने चैम्बरलिन ने रॉबिन्सन को क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि अगर वेज रेट एमआरपी है, एमआरपी बराबर है तो एक्सप्लॉयटेड नहीं है, अगर वेज रेट एमआरपी से कम है तो तब जाके आपका फैक्टर आपका एक्सप्लॉयटेड कहलाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ वेज, जिसमें रॉबिन्सन और हमने चैम्बरलिन के हमने व्यूज पढ़े। अब हम बात करते हैं वेज डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ मोनोप्सोनी इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या है, मोनोप्सोनी है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका है प्रोडक्ट मार्केट में। लेबर मार्केट में क्या मोनोप्सोनी, डेट इज सिंगल बायर। तो लेबर मार्केट का सिंगल बायर है। सिंगल मोनोसोनी के केस में क्या होता है, या इनपरफेक्ट कंपटीशन केस में क्या होता है, लेबर मार्केट में आपका एमएफसी ग्रेटर देन एएफसी होता है, और दोनों आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है। ये आपका एएफसी है, ये आपका एमएफसी है। ये आपका केस है, मोनोसोनी का केस है इन लेबर मार्केट, या फिर क्या इनपरफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन आपका है प्रोडक्ट मार्केट में, इट मीन्स यहाँ पे वीएमपी इक्वल टू एमआरपी होगा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन आपका प्रोडक्ट मार्केट में, दो चीज निकल के आ गई। तो मोनोसोनी का मतलब है सिंगल बायर। तो लेबर मार्केट में सिंगल बायर है, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक फर्म है मार्केट के अंदर जो सारे लेबर को हायर करती है। तो इस केस में फर्म का एएफसी कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का, विच इज सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ये आपका सप्लाई कर्व ऑफ लेबर का। और फर्म का एक एमएफसी कर्व है जो कि एएफसी कर्व से ऊपर लाई करता है। इसका रीजन हमने बता चुके ऑलरेडी क्लास का स्टार्टिंग में कि ऐसा क्यों है, एमएफसी आपका ज़्यादा है एएफसी के ऊपर, ऐसा क्यों है। इसका रीजन यहाँ भी लिखा हुआ है कि मोनोप्सोनी मार्केट केस में क्या होता है, अगर लेबर मार्केट का मोनोप्सोनी है, इस मीन्स यहाँ पे सिंगल बायर है लेबर सर्विसेज का। तो इस केस में एडिशनल लेबर हायर करने के लिए आपको वेज रेट बढ़ाना पड़ेगा, नॉट फॉर दैट अमाउंट ऑफ लेबर बट फॉर ऑल द प्रीवियस लेबर यू हायर्ड। मतलब इस केस में जब मोनोप्सोनी है आपका लेबर मार्केट केस में, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर करने के लिए फर्म को वेज रेट बढ़ानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ उस लेबर के लिए बल्कि उन सारे लेबर्स के लिए जो उसने पिछले हायर किए हुए हैं। इस वजह से इस केस में एमएफसी कर्व जो होता है वो हायर देन होता है एएफसी कर्व। एमएफसी कर्व क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। एक यूनिट ऑफ एडिशनल लेबर हायर करने के लिए आपको वेज रेट बढ़ाना पड़ रहा है। वेज रेट बढ़ाते हैं आप ना कि सिर्फ उस लेबर के लिए बट वो सभी लेबर्स के लिए जो आपने पिछले हायर किए थे। इस वजह से एमएफसी कर्व आपका एएफसी कर्व से ऊपर होता है। तो आपके यहाँ पे एएफसी कर्व है, वो आपका लेबर सप्लाई कर्व है, और यहाँ पे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व जो है वो एएफसी कर्व को अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि हायरिंग एक्स्ट्रा लेबर रेजेस वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स।
एक एडिशनल लेबर हायर कर रहे हैं तो उसके वजह से आप सभी वर्कर्स के लिए आपको वेज इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आपका एमएफसी कर्व एएफसी कर्व के ऊपर है। इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा अटेंड? इक्विलिब्रियम अटेंड होगा एमआरपी कर्व इक्वल टू एमएफसी कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट मार्केट में आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन है तो आपका वीएमपी कर्व इक्वल टू एमआरपी कर्व होगा। ये आपका है, आ गया एमआरपी कर्व, ये आपका है एमआरपी कर्व। ये आपका एएफसी कर्व है, डेट इज सप्लाई ऑफ लेबर। ये आपका एमएफसी कर्व है, डेट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। इक्विलिब्रियम होगा एमएफसी कर्व एमआरपी कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ई एमआरपी का एमएफसी का। इस पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग आपको लेबर निकल के आया L1 अमाउंट ऑफ लेबर निकल के आ गया। तो एमआरपी इक्वल टू एमएफसी से आपको लेबर निकल के आ रहा है L1। बट इसको वेज कितनी मिलनी चाहिए? इसको वेज जो मिलेगी वो आपको डिटरमाइन होगा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर से। तो वेज आपका डिटरमाइन होगा एमआरपी इक्वल टू एमएफसी से आपको लेबर आ गया, डेट इज L1। इसको जो वेज मिल रही है वो डिटरमाइन होगी आपकी लेबर सप्लाई कर्व से। तो L1 के कॉरस्पॉन्डिंग लेबर सप्लाई कर्व एएफसी कर्व है, उस पर वेज क्या आ रही है? वो आ रही है W1। तो बेसिकली W1 यहाँ पे आपके वेज निकल के आ गई। एमआरपी इक्वल टू एमएफसी आपका लेबर इंप्लॉयमेंट कितनी होगी? लेबर इंप्लॉयमेंट निकालने के बाद उस लेबर कितना वेज मिलेगा वो आपका सप्लाई कर्व और लेबर डेट इज एएफसी कर्व से निकल के आएगा। इस केस में हमने क्या देखा? ये आपका एमएफसी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एमआरपी कर्व को एट पॉइंट ई के कॉरस्पॉन्डिंग लेबर कितना है? L1 है। तो L1 आपका हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर। इस L1 के कॉरस्पॉन्डिंग वेज कितनी मिलनी चाहिए वो आपको डिटरमाइन होगा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, डेट इज एएफसी कर्व। आपका एएफसी कर्व है। एएफसी कर्व पे L1 लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग वेज कितनी आ रही है? W1 आ रही है। W1 आके आपके होगी यहाँ पे वेज हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 आपका लेबर है। इस लेबर का वीएमपी कितना है? ये लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म के अंदर? वो कर रहा है पॉइंट ई पे। यहाँ पर वीएमपी कर्व है। L1 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्म जो लेबर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म के अंदर EL अमाउंट का, इतना फर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वीएमपी कर्व के अकॉर्डिंग। बट पेमेंट उसको कितना मिल रहा है? पेमेंट उसको मिल रहा है इतना, इसका को पेमेंट मिल रहा है HL। कंट्रीब्यूशन का इसका ये है L1 का वीएमपी। उसका वेज कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है HL1 वेज मिल रहा है। सिंस वीएमपी यहाँ पे वेज से ज़्यादा है, इट मीन्स वेज यहाँ पे कम मिल रहा है वीएमपी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो गैप ये क्रिएट हुआ, ये आपका गैप हो गया लेबर एक्सप्लॉयटेशन का। तो गैप जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गैप जो आ रहा है EH का, ये जो गैप है EH, ये आपका कितना है? वो है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये था आपका केस जब मोनोपोली आपका लेबर मार्केट के अंदर होगा और परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होगा। आज की क्लास लास्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे जब लेबर मार्केट में आपका मोनोपोली है, मतलब लेबर मार्केट आपका इम्परफेक्ट है और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपका मोनोपोली है और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भी आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। मोनोपोली में लेबर मार्केट मोनोपोली है, सिंगल बायर है, इट मीन्स यहाँ पे एमएफसी कर्व ग्रेटर देन एएफसी होगा और दोनों आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होगा, एएफसी और एमएफसी। मोनोपोली है प्रोडक्ट मार्केट में, यहाँ पे वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी होगा। ये आपका ऐसे, ये आपका एमआरपी, ये आपका वीएमपी। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको दोनों मार्केट के केस में एमएफसी लेबर मार्केट केस में क्या मार्केट कंडीशन मार्केट स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखते हुए एमएफसी और एएफसी निकालना है, और प्रोडक्ट मार्केट केस में क्या मार्केट स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखते हुए आपको वीएमपी और एमआरपी निकालना है। उसके बाद जब ये कर लेंगे आप उसे ग्राफ बना लेंगे आपको वो काफ़ी आसानी होगी इक्वल लेवल फाइंड करने के लिए। इक्वल कहाँ पे होगा आपका? वो होगा एमआरपी इक्वल टू एमएफसी पे, या आपका होगा इक्वल इस पॉइंट पे। तो इस केस में क्या है कि एक फर्म जो है वो एज अ मोनोपोली एक्ट करी लेबर मार्केट के अंदर विथ सिंगल बायर ऑफ लेबर, और वही फर्म एक्ट कर रही है एज अ मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, इट मीन्स सिंगल सेलर ऑफ आउटपुट। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक फर्म है जो लेबर मार्केट से लेबर हायर कर रही है और उसका यूज करके गुड्स बना रही है, और वही फर्म एक सिंगल सेलर है उन गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए। यहाँ पर सिंगल फर्म के पास दोनों तरह के पावर है, एक मोनोपोली पावर है, सिंगल बायर का पावर है, एक ही फर्म है जो लेबर हायर कर रही है, और वही फर्म
सिंगल सेल की तरह एक्ट कर रही है, अब वो गुड्स बना के लेबर का यूज़ करके गुड्स बना के वो अपने गुड्स मार्केट में सेल आउट कर रही है। तो सिंगल फर्म के पास यहाँ पे दोनों तरह की पावर है, बाइंग का पावर भी है लेबर मार्केट में, सेल का पावर भी है, अकेले बेचने का पावर भी है, अकेले बेचने का पावर भी है सेल मार्केट में। तो इसी वजह से इस केस में दो तरह डबल एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है लेबर का। वो कैसे, अभी हम उसको समझेंगे। तो इस केस में डिमांड सप्लाई कंडीशन समझ लेते हैं। लेबर का सप्लाई कर्व क्या है, वो एएफसी कर्व है, विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये वाला। मार्जिनल फैक्टर्स कॉस्ट कर्व जो है वो लेबर सप्लाई कर्व को अप्लाई करता है। तो ये आपका एएफसी सप्लाई कर्व है, ये आपका एमएफसी है। प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट है, यहाँ पे एमआरपी आपका लेस देन है वीएमपी से, इट मीन वीएमपी इज ग्रेटर देन एमआरपी। यहाँ पे चीज़ें आपको बता दी गई है। तो इक्विलिब्रियम इस केस में अटेन होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे एमआरपी इक्वल टू एमएफसी हो जाएगा। ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका एमआरपी है, ये आपका वीएमपी है, वीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी। ये आपका एएफसी है, ये आपका एमएफसी है, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है और एमएफसी ग्रेटर देन एएफसी, क्योंकि दोनों मार्केट केस में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। इक्विलिब्रियम टेंड होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे एमआरपी इक्वल टू एमएफसी होगा। ये आपका पॉइंट ई आ गया, इस पॉइंट पे एमआरपी इक्वल टू एमएफसी है और एल अमाउंट ऑफ लेबर आपके पास निकल के आ गया। तो एट पॉइंट ई फर्म इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एमआरपी इज इक्वल टू एमएफसी एंड फर्म इज एम्प्लॉइंग ओएल अमाउंट ऑफ लेबर। ओएल अमाउंट ऑफ लेबर फर्म हायर कर रहा है और इस लेबर को कितना वेज मिलना चाहिए वो डिटरमाइन होगा सप्लाई कर्व लेबर से, विच इज एएफसी कर्व। तो एएफसी कर्व ये रहा, एल अमाउंट ऑफ लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग एएफसी कर्व से वेज निकल के आ रहा है, वो ओ डब्ल्यू निकल के आ रहा है। सो ओ डब्ल्यू विल बी द वेज रेट इन दिस केस। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ओएल अमाउंट ऑफ लेबर हायर किया जा रहा है एट द पॉइंट ई, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमआरपी एंड एमआरपी एंड एमएफसी कर्व। आफ्टर गेटिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर, द वेज रेट will be determined at the from the AFC curve, which is supply curve for labor, and for OL amount of labor, firm will pay OW amount of wage corresponding to point H on AFC curve या labor supply curve। तो यहाँ से आपको बात समझ आ गई कि OL अमाउंट आपका लेबर का है, OW उसको वेज पे किया जा रहा है थ्रू MRP और MFC कंडीशन के थ्रू आपको डिटरमाइन किया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे दो तरह का एक्सप्लॉयटेशन और डबल एक्सप्लॉयटेशन फर्म के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल फर्म है जिसके पास सिंगल बायर करने का भी पावर है लेबर मार्केट में और सिंगल सेल करने का पावर भी है प्रोडक्ट मार्केट में। इस वजह से यहाँ पे लेबर का दो बार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेज। कैसे देखते हैं, फर्म कितना वेज पे कर रहा है, OW वेज पे कर रहा है फर्म। तो पहला है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा क्यों, अगर सेम फर्म यहाँ पे वही फर्म सिंगल बायर है लेबर मार्केट में तो वो मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन जनरेट कर रहा है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड वेज रेट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एमआरपी है ओएल लेवल एल अमाउंट ऑफ लेबर का, ये आपका वीएमपी है और ये आपका वेज है। यहाँ पे वेज रेट जो है इस केस में वेज रेट जो है वो एमआरपी और वीएमपी दोनों से कम है। जो गैप आपका एमआरपी और वेज रेट के बीच में है वो गैप आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। क्यों, क्योंकि लेबर मार्केट में मोनोपोली होने के कारण, लेबर मार्केट में सिंगल सेल बायर होने के कारण, फर्म का सिंगल बायर होने के कारण यहाँ पे फर्म जो है उस लेबर को उसके एमआरपी से भी कम वेज दे रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फर्म सिंगल बायर है लेबर का मार्केट में। वही यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन मींस कि वही फर्म सिंगल सेलर है प्रोडक्ट मार्केट में, तो लेबर का यूज करके जो प्रोडक्ट बना के मार्केट बेच रही है उसके पास एक अधिकार है, सिंगल सेलर होने का फायदा है। इस वजह से फर्म जो है जितना वीएमपी है और एमआरपी से डिफरेंस है ये आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। तो एमआरपी और वीएमपी के बीच जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे दो तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिले। पहला आपका मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन था। ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि सिंगल बायर था लेबर का,
एक फर्म ही था जो लेबर सर्विसेज बाय कर रही थी, जिस वजह से वो लेबर को वेज पे कर रहा है लेस देन एमआरपी। सिंस वही सिंगल फर्म जो है वो सिंगल सेलर भी है प्रोडक्ट का, इस वजह से जो उसका वीएमपी है वो एमआरपी से कम है। तो जो डिफरेंस है वीएमपी और एमआरपी का वो आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक या फिर ये आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोटेशन। और एमआरपी और वेज रेट के बीच जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोटेशन। यह एक्सप्लोटेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि फर्म आपका सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। यह एक्सप्लोटेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि फर्म आपका सिंगल बायर है लेबर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपको दो तरह का एक्सप्लोटेशन देखने को मिले, इसको बोलते हैं डबल एक्सप्लोटेशन। और टोटल कितना एक्सप्लोटेशन हो रहा है फर्म लेबर का? वो हो रहा है FH, टोटल एक्सप्लोटेशन का हो रहा है लेबर का इतना, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वीएमपी और वेज के बीच का डिफरेंस है वो आपका है टोटल एक्सप्लोटेशन है लेबर का, जिसको हमने दो पार्ट से डिवाइड किया, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोटेशन और मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोटेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मार्केट में लेबर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट केस में दोनों मार्केट में इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स लेबर मार्केट में मोनोपोली है, सिंगल बायर है, और प्रोडक्ट मार्केट में आपका मोनोपोली है, सिंगल सेलर है। तो उस केस में उस फर्म के पास दोनों मार्केट पावर है प्राइस सेट करने की, और उस केस में जो वो फर्म हायर करता है लेबर, तो वो लेबर को डबल एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है दो तरीके से। पहला आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन। और टोटल एक्सप्लॉइटेशन जो फर्म लेबर का हो रहा है वो हो रहा है वीएमपी और वेज का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है टोटल एक्सप्लॉइटेशन। तो ये था आपका केस वेज डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मोनोपोली इन लेबर मार्केट एंड मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट। तो इसी के साथ हमने वो चारों केस कवर कर लिए वेज डिटर्मिनेशन के अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में। पहला हमने केस स्टडी किया कि जब आपका दोनों लेबर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो, उस केस में कैसा वेज डिटरमाइन होगा। फिर हमने स्टडी किया कि जब लेबर मार्केट में आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन है विच इज मोनोपोली है, और प्रोडक्ट मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, उस केस में कैसे बेस डिटरमाइन होगा। फिर हमने स्टडी किया कि फैक्टर मार्केट में या लेबर मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन है बट प्रोडक्ट मार्केट में आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन है, तब क्या होगा। फिर हमने लास्ट हमने स्टडी किया जब दोनों मार्केट में इनपरफेक्ट कंपटीशन है तब कैसे बेस डिटरमाइन होगा। तो हमने चारों केस स्टडी कर लिए, और एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ इन चारों केस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको दोनों मार्केट में देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कंडीशन क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर कंडीशन जानने के बाद आपने उसके अनुसार अपना एमएफसी और एएफसी का फाइंड करना है क्या होगा, और वीएमपी और एमआरपी का फाइंड करना है। वो फाइंड करने के बाद आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे एमआरपी इक्वल टू एमएफसी हो जाएगा, वो आपका इक्वल लेवल ऑफ लेबर निकल के आ जाएगा। और उस लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितना वेज पे करना है वो आपका एएफसी कर्व से निकल के आ जाएगा। तो ये पूरा स्टेप है, चार स्टेप्स के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किसी मार्केट सिनेरियो में लेबर कैसे इक्वल लेवल और इक्वल वेज कैसे डिटरमाइन होगा। ये चार स्टेप के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इसको पीवाई के डिस्कस कर लेते हैं। पहला कर्व क्वेश्चन है कर्व दैट कनेक्ट्स द वेरियस टेंडेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वेज लाइंस। हमने जब लेबर सप्लाई इंडिविजुअल लेबर सप्लाई हमने जब ड्राइव किया था, हमने देखा था ये आपकी बजट लाइन है, दैट इज वेज लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। इस पॉइंट पे आपका कि एक लेबर कितने घंटे काम करेगा वो निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे वेज रेट बढ़ेगा वैसे वाई एक्सिस पे आपका बजट लाइन या वेज लाइन आपका अपवर्ड रोटेट होगा। फिर से वेज बढ़ा, अपवर्ड रोटेट हुआ, जैसे रोटेट हुआ आपने नया एक टेंडेंसी पॉइंट अटेंड किया हायर इंडिफरेंस कर्व पे, नया टेंडेंसी पॉइंट अटेंड किया हायर इंडिफरेंस कर्व पे। तो जो ये टेंडेंसी पॉइंट निकल के आ रही है, इट मीन्स नए नए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आ रहे हैं न्यू एट डिफरेंट वेजेस। आपने वो फाइंड कर लिया, आपने उनको कनेक्ट कर लिया, तो आपके पास क्या मिला, आपको मिला वेज ऑफर कर्व। सो वो कर्व जो सारे टेंडेंसी पॉइंट को कनेक्ट करता है, इंडिफरेंस कर्व और वेज लाइन के टेंडेंसी पर कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब क्या रहा है, फैक्टर मार्केट का कॉम्पिटिटिव है, तो इस केस में एक फर्म कब कहलाएगा इक्विलिब्रियम में, लॉन्ग रन के केस में। फैक्टर मार्केट आपका कॉम्पिटिटिव है, इट मीन्स एमएफसी इक्वल टू एएफसी है, इक्वल टू वेज है। ये वेज डिटरमाइन हो रहा है आपका लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई के थ्रू, ये आपका वेज डिटरमाइन हो गया। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये वेज डिटरमाइन हो गया। इसी वेज का एमएफसी इक्वल टू एएफसी है, और ये पॉइंट आपको हो गया वीएमपी और एमआरपी
तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दोनों, वो पॉइंट आपका आ गया इक्विवेलेंट पॉइंट, जहाँ पे MRP इक्वल टू MFC होता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि MRP शुड कट MFC फ्रॉम अबव। तो ये दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए इक्वल लेवल ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर मार्केट में। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट MRP शुड बी इक्वल टू MFC एंड MRP कर्व मस्ट कट MFC कर्व फ्रॉम द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको 2018 मेल में एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ MFC एंड AFC इफ द फैक्टर मार्केट इज मोनोपोली एंड द प्रोडक्ट मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। MFC और AFC का शेप फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ फैक्टर मार्केट देखना है, आपको सिर्फ फैक्टर मार्केट से फर्क पड़ना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट में क्या मार्केट स्ट्रक्चर है उससे कोई असर MFC और AFC पे नहीं पड़ता। फैक्टर मार्केट आपका मोनोपोली है, मतलब इनपरफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में। इट मीन्स यहाँ पे आपका MFC और AFC का अपवर्ड स्लोप नेचर का होगा। AFC कर्व ये होगा आपका, और MFC कर्व इससे हायर होता है AFC कर्व से, और ये AFC कर्व आपका सप्लाई कर्व होता है लेबर का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ आर अपवर्ड स्लोपिंग वेयर AFC लाइज बिलो MFC। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके इस टॉपिक से देखने को मिले। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट क्लास में कि ये ऐसा टॉपिक है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिले अभी तक। आगे क्या पता किसी को कब क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसके साथ आपका इस लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक है रेंट का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसके साथ आपका फैक्टर प्राइसिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका लास्ट टॉपिक बचेगा एक जनरल इक्विलिब्रियम में मार्केट फेलियर, वो हम उसके बाद कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।